हेलो एवरीवन, वेलकम टू पायोनियर स्टडी हब। पायोनियर स्टडी हब में आपका स्वागत है। मैं नीतीश कुमार। आज के इस नए वीडियो में हमने एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्यूशन कराने का प्रयास किया है, जिसमें एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था 28/3/2016 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। जितने भी मैथ के क्वेश्चन इस शिफ्ट में पूछा गया है उसको हम इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनटीपीसी का सॉल्यूशन मिल सके और सॉल्यूशन का आप पूरा फायदा उठाइए। और आप जानते हैं कि एनटीपीसी में जो भी मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में हूबहू इसी तरह के प्रश्न मिलेंगे। आइए हम प्रश्न संख्या 1 को समझते हैं। प्रश्न संख्या 1 जो है साधारण ब्याज से संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 1 में लिखा है, यदि जहानवी 1,25,000 रुपया 8% की वार्षिक दर से ब्याज पर उधार लेती है तो 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा अदा की जाने वाली राशि कितनी होगी। तो मूलधन दिया हुआ है 1,25,000 रुपया और रेट दिया हुआ है 8% और समय दिया हुआ है 2 वर्ष। तो 2 वर्ष के बाद अदा की जाने वाली अदा जो किया जाता है पैसा, वो ब्याज सहित मूलधन जिसे हम कहते हैं मिश्र धन। तो हमें निकालना है मिश्र धन। तो मूलधन दिया हुआ है 1,25,000 रुपया और हमारे अनुसार मानते हैं कि मूलधन 100 रुपया है और 8% के दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज होता है 80% होता है साधारण ब्याज। तो 8 गुना 2 16% होगा, यानी कि इसका एसआई 16% होगा। तो 16% हम ब्याज लेंगे तो मिश्रधन हो जाएगा 116। तो हम मूलधन का तुलना मूलधन से करते हैं, यानी कि 1,25,000 का तुलना 100 से करते हैं और निकालना है हमें मिश्रधन। तो मिश्रधन होगा 116। तो इसे गुना करेंगे 116 से, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल होगा और अब इसे हम गुना करेंगे और गुना करने के बाद प्राप्त होगा 1,45,800 रुपया। तो इस प्रश्न का उत्तर 1,45,800 रुपया होगा। एक बार फिर से समझते हैं। मूलधन इतना दिया, दर है 8%, समय 2 वर्ष। आप जानते हैं कि साधारण ब्याज होता है R/T। तो हम साधारण ब्याज निकाले, 8 गुना 2 16% हुआ। हमारे अनुसार मूलधन है 100 रुपया और 16% हम ब्याज लिए हैं, तो मिश्रधन हो जाएगा 116 रुपया और मूलधन दिया हुआ 1,25,000 रुपया, उसका तुलना हम किए इस 100 से और निकालना है हमें मिश्रधन। तो हम गुना किए 116 से, तो उत्तर प्राप्त हुआ 1,45,800 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वे क्वेश्चन ज्योमेट्री से संबंधित है। आइए समझते हैं इसे हम। लिखा है, यदि पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 8 सेंटीमीटर तथा एंगल पी क्यू आर बराबर 90 डिग्री हो तो पी आर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज की रचना करते हैं। त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, तो उसे हम पी क्यू और आर, आप जानते हैं कि एंगल लिखा है पी क्यू आर, यानी कि क्यू वाला एंगल 90 डिग्री है। दिया हुआ है पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 8 सेंटीमीटर। क्यू आर 8 सेंटीमीटर है तो पी आर निकालिए। आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में एच स्क्वायर बराबर सूत्र होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको चाहिए पी आर, जिसे हम एच कहते हैं हाइपोटेनियस। तो आपको निकालना होगा एच स्क्वायर बराबर पी का वैल्यू है 6 का स्क्वायर और बी का वैल्यू है 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर बराबर होगा 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। इसे हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 100। फिर इसे हम एच को रूट निकालेंगे, यानी स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा, तो रूट 100 हो जाएगा। तो रूट 100 बराबर, यानी कि एच का वैल्यू 10 आएगा, 10 सेंटीमीटर। तो पी आर का वैल्यू 10 सेंटीमीटर होगा। आइए हम प्रश्न संख्या 3 को समझते हैं। प्रश्न संख्या 3 जो है वेन डायग्राम से संबंधित है। तो वेन डायग्राम को हम समझते हैं।
प्रश्न संख्या 3 में लिखा है 50 व्यक्तियों के एक कार्यालय में 18 लोग अपने राइट हाथ से लिखते हैं और 26 लोग अपने लेफ्ट हाथ से लिखते हैं और 2 अपने दोनों हाथों से लिख सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं लिख सकते हैं? तो एक आलेख बनाते हैं जिसे हम वेन आलेख कहते हैं। इस आलेख में, इस सर्किल में वैसे लोग हैं जो राइट हैंड से लिखते हैं और इसमें वैसे लोग हैं जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं और ये वाला क्षेत्र जो है दोनों में जो कॉमन है वैसे लोग हैं जो दोनों हाथ से लिखते हैं, यानी कि राइट से भी और लेफ्ट से भी। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों हाथों से लिखते हैं। आप जानते हैं कि कार्यालय में 50 व्यक्ति हैं, टोटल व्यक्तियों की संख्या 50 है। तो 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों हाथों से लिखते हैं और राइट हैंड से लिखने वाले लोगों की संख्या 18 है। तो जिसमें 2 यहाँ लिख दिए हैं, तो अब इस सर्किल में बचेगा 18 - 2 16। लेफ्ट हैंड से लिखने वाले की संख्या 26 है, जिसमें से 2 हम लिख दिए हैं। तो अब लिखाएगा इस वाले सर्किल में 26 - 2, जिसे हम 24 कहेंगे। अब देखिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड और दोनों को मिलाकर यहाँ कुल व्यक्ति यानी लिखने वाले की संख्या हम कह सकते हैं कि 24 + 2 + 16, कुल मिलाकर 6 × 4 = 10, 2 = 12 का 2 हासिल 1, 2 × 1 = 3, 1 = 4, यानी कि 42 लोग ऐसे हैं जो या तो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं या राइट हैंड से लिखते हैं या दोनों हैंड से लिखते हैं। तो 8 ऐसे व्यक्ति हैं जो नहीं लिखते हैं, कोई हैंड से नहीं लिखते, यानी कि वे निरक्षर हैं। 50 व्यक्ति टोटल था, जिसमें से 42 व्यक्ति लिखते हैं, 8 ऐसे व्यक्ति हैं जो नहीं लिखते हैं। 4 है, ये भी वेन डायग्राम से संबंधित है। आइए हम वेन डायग्राम के समझते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। वेन डायग्राम के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए वेन आलेख का खींचना पड़ता है। तो सीखिए, 54 छात्रों की एक कक्षा में 24 छात्र दूध पीते हैं और 28 छात्र चाय पीते हैं। 8 छात्र ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पीते हैं। मालूम करिए कि कितने छात्र दूध व चाय दोनों पीते हैं। तो वेन डायग्राम में 2 कैरेक्टर की चीजें दी गई है, एक चाय पीने वाला, दूसरा दूध पीने वाला। एक चाय वाला है और दूसरा दूध वाला। 8 ऐसे भी छात्र हैं जो इन दोनों में भाग नहीं लेते हैं। कुल छात्रों की संख्या है 54, जिसमें से 8 छात्र इन दोनों में भाग नहीं लेते हैं। तो 54 में 8 हम घटा देंगे तो बचेगा 46। तो 46 छात्र ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो 24 छात्र दूध पीते हैं। 24 छात्र यानी कि यहाँ से यहाँ तक के छात्र की संख्या है 24 और पूरे है 46। तो 24 अगर 46 में घटा देंगे तो बचेगा 22, यानी कि यहाँ पे होगा 22। और यहाँ दिया हुआ है कि 8 ऐसे छात्र हैं जो चाय पीते हैं और यहाँ कितने हैं 22। तो 28 में अगर 22 को हम घटा दें तो वैसे छात्र बचेंगे जो दूध और चाय दोनों में कॉमन है। तो 28 में से 22 घटाएंगे तो यहाँ 6 बचेगा। और अगर दूध के स्पेशल दूध पीने वाले को अगर हम निकालें, केवल दूध पीने वाले को, तो केवल दूध पीने वालों की संख्या है, केवल दूध पीने वालों की संख्या है 24। तो यहाँ पूरे सर्किल में 24 दिया हुआ। अगर हम 24 में से 6 को घटा दें तो यहाँ 18 बचेगा, यानी कि 18 वैसे है छात्र जो केवल दूध पीते हैं। तो हमारा प्रश्न में पूछ रहा है कि मालूम करिए कि कितने छात्र दूध व चाय दोनों पसंद करते हैं। तो वैसे छात्र को चयन करिए जो दोनों पसंद करते हैं। तो उसकी संख्या 6 है, तो 6 होगा उत्तर। 5 जो है वो टाइम एंड डिस्टेंस से संबंधित है। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आसान सा प्रश्न है। लिखा है एक साइकिल चालक 8 किलोमीटर की दूरी
15 किलोमीटर पर घंटा से तथा 4 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलता है तो उसकी औसत चाल कितनी होगी। औसत चाल आपको पता होगा, एक फार्मूला, औसत चाल कुल दूरी बट्टा में होता है कुल समय। तो कुल दूरी यहाँ 8 किलोमीटर, यहाँ 4 किलोमीटर, तो हम लिखेंगे कुल दूरी में 8 + 4, और कुल समय हमें लिखना है। तो समय यहाँ दिया हुआ नहीं है, तो हम समय बराबर जानते हैं, फॉर्मूला दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी दिया हुआ है 8 किलोमीटर, जो है से 15 किलोमीटर पर घंटा से चलता है। तो 8 बटे अगर हम 15 लिखें तो जो इतना डिस्टेंस कवर किए हैं उसको कवर करने में इतना समय लगा है। उसी प्रकार से दूसरा जो 4 दिया हुआ है 4 किलोमीटर, वह 20 किलोमीटर पर घंटा से चलता है। तो इसे हम 4 बटे 20 लिखेंगे, तो हमें टोटल समय इतना प्लस इतना हो जाएगा, यानी कि 8 बटे 15 + 4 बटे 20 हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। ऊपर में हो जाएगा 12, नीचे में एलसीएम हो जाएगा 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। तो इसे हम लिखेंगे 60, 15 चौका 60, 8 चौक 32 हो जाएगा। यहाँ पे 20 तिया 60 और 4 तिया 12 हो जाएगा। 12 को लिखेंगे ऊपर, नहीं कुछ तो 1, और इस बट्टा को पलटेंगे तो हो जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 60, और नीचे हो जाएगा 32 + 12, 2 2 4 और 3 1 4, 44 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करते हैं। 4 से कटेगा 11 बार में, कटेगा 3 बार में, 60 तिया 180 बटे 11 हो जाएगा। यही प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इतना क्या निकलेगा, औसत चाल। औसत चाल का मात्रक हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 लाभ हानि से संबंधित है। आइए समझते हैं इसे। जैक एक पोशाक को 1440 रुपया में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है, तो पोशाक का क्रय मूल्य क्या होगा। हम जो भी प्रश्न इस टाइप के लैंग्वेज से संबंधित प्रश्न होता है उसमें हम निश्चित राशि को ढूंढते हैं। तो इसमें निश्चित राशि है 1440 रुपया, और इसका तुलना हम करते हैं रेशियो के उसी पद से तुलना करते हैं। यहाँ दिया हुआ है जैक एक पोशाक को इतना रुपया में बेचता है, यानी विक्रय मूल्य है, तो 20% लाभ कमाता है। जब इतना रुपया में बेचता है इसे तो 20% का लाभ कमाता है, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य होगा 100 रुपया, 20% का लाभ कमाता है तो 20 रुपया लाभ होगा, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 120 रुपया। यहाँ विक्रय मूल्य 120 रुपया है और यहाँ विक्रय मूल्य 1440 रुपया है। तो 1440 का तुलना 120 से करते हैं और निकालना है उसे गुना करते हैं। निकालना है क्रय मूल्य कितना होगा, तो इस 100 से गुना करेंगे। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं, और इस शून्य से इस शून्य कैंसिल होगा, 12 से कटेगा 12 बार में, तो 1200 रुपया क्रय मूल्य हो जाएगा। और इस प्रश्न का उत्तर भी। आइए हम प्रश्न संख्या 6 को समझते हैं। प्रश्न संख्या 6 जो है हमारा लाभ हानि से संबंधित है। प्रश्न में लिखा है जैक एक पोशाक को 1440 रुपया में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है, तो पोशाक का क्रय मूल्य क्या होगा। जब भी हम लैंग्वेज से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो उसमें ढूंढते हैं कि कहीं ना कहीं निश्चित राशि तो जरूर होगा। तो निश्चित राशि यहाँ पे है 1440, तो लिखेंगे 1440 को, और इसका तुलना हम अनुपात के उसी पद से करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 1440 विक्रय मूल्य, तो 20% के लाभ होता है। जब इतना रुपया में इसे बेचता है तो 20% का लाभ होता है। तो मानते हैं हम कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, 20% उसे प्रॉफिट होता है, तो उसका विक्रय मूल्य 120 रुपया हो जाएगा। और यहाँ पे विक्रय मूल्य 1440 है, तो इसका तुलना हम करेंगे 120 से, और निकालना है उसे हम गुना करेंगे। निकालना है क्रय मूल्य कितना होगा,
तो यहाँ पे क्रय मूल्य 100 हम माने थे, तो गुना करेंगे 100 से, इस शून्य से शून्य कैंसिल हो जाएगा, 12 से ये 12 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आता है 1200, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 1200 रुपया। संख्या 7 को सॉल्व करके दिखाते हैं। प्रश्न संख्या 7 में 3x प्लस 0.048 बराबर 0.608 दिया है और x का मान फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ऐड करेंगे इसे, तो हो जाएगा 3.04x हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 0.608 हो जाएगा। तो x को इधर ही रखते हैं और इसे भागा में लाते हैं, 0.608 भागा 3.04 हो जाएगा। पॉइंट नीचे में 2 अंक है, यहाँ पे 3 अंक है, तो नीचे में एक अंक यानी कि एक शून्य बैठेगा और बाकी सभी कैंसिल हो जाएगा पॉइंट। अब इसे हम भागा देते हैं, तो ये कटेगा 2 बार में और नीचे में बचेगा 10, x बराबर हो जाएगा 2/10 और इसे हम लिखेंगे 0.2। तो आसान सा प्रश्न था। आगे हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 जो है क्षेत्रमिति से संबंधित है। यदि एक आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तथा लंबाई चौड़ाई की दुगनी है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम बताएं, कभी भी लैंग्वेज संबंधित प्रश्न में कहीं ना कहीं निश्चित राशि जरूर रहता है, तो उस निश्चित राशि को हम लिखते हैं सबसे पहले। यहाँ पे निश्चित राशि है 24, किसके लिए है? परिमाप के लिए। और इस परिमाप को हम रेशियो से तुलना करेंगे। यहाँ पे लिखा है लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 2:1 में है। यहाँ पे परिमाप है 24 और यहाँ हम निकालते हैं रेशियो में। तो परिमाप के लिए होता है 2 × l + b, आयत का परिमाप है, तो यहाँ पे निकालते हैं 2 + 1 और 2 से गुना होगा, यानी कि 2 + 1 3 होगा और 2 से गुना होगा तो 6 हो जाएगा। इसे हम 6 से तुलना कर देते हैं और निकालना है जिसे हम गुना करेंगे, निकालना है उसका क्षेत्रफल। तो आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 2 × 1। तो इसे हम गुना करेंगे 2 से। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पे परिमाप जो है वो 1 यूनिट का चीज है। आप जानते हैं कि परिमाप का मात्रक मीटर है और क्षेत्रफल जो है वो 2 यूनिट का चीज है। यहाँ पे इसका मात्रक मीटर स्क्वायर होता है और इसका मीटर होता है। तो सबसे पहले जिसे हमें निकालना है उस फॉर्मेट में इसे बदलना होगा, उस यूनिट में बदलना होगा। तो यहाँ पे है मीटर, तो इसे अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये बदल जाएगा मीटर स्क्वायर में, और हमें चाहिए भी मीटर स्क्वायर में क्योंकि हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 6 से कटेगा 4 बार में और 4 का स्क्वायर हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। यहाँ पे है 2, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 32, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, और आप जानते हैं कि क्षेत्रफल का मात्रक स्क्वायर में होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये प्रश्न 9 से 11 के बीच है। इसमें 3 प्रश्न है। ये प्रश्न पाई चार्ट से संबंधित है। तो सबसे पहले पाई चार्ट का हम समझेंगे कि कैसे पाई चार्ट को इस क्वेश्चन में प्रयोग किया गया है। तो पाई चार्ट में पूरे को, इस पूरे सर्किल को 100% माना गया है, और वायलिन के लिए, यानी कि इसमें वायलिन 16% है। इस ग्रुप में मान लीजिए कि एक ग्रुप है जिसमें 16% लोग वायलिन बजाते हैं, 25% लोग गिटार बजाते हैं, 29% लोग तबला बजाते हैं और 30% लोग वीणा बजाते हैं। और इससे संबंधित प्रश्न है, जो गिटार बजाते हैं उसका अनुपात वायलिन बजाने वालों से कितना है? जो गिटार बजाते हैं उसका अनुपात वायलिन बजाने वालों से, वायलिन में से अथवा का लग गया है। तो हम जानते हैं कि जिसमें से अथवा का लगता है उसे हम हर में लिखते हैं। तो वायलिन में से अथवा का लगा है तो वायलिन का परसेंटेज यहाँ पे है 16, तो इसे हम हर में लिखेंगे। और जो बचेगा शेष बातें जैसे कि गिटार के है तो यहाँ उसे अंश में लिखेंगे और रेशियो पर कट करेंगे। तो गिटार यहाँ दिया हुआ है, गिटार के लिए 25% का प्रयोग किया गया है,
तो ये अंश में लिखेंगे 25 और इन दोनों को रेशियो यहाँ निकालना है तो 25:16 हो जाएगा। आइए हम अगला प्रश्न इसी में है 10वां प्रश्न, उसमें लिखा है यदि कुल छात्र 300 है, यहाँ पे परसेंटेज में 100 दिया है लेकिन निश्चित राशि में 300 छात्र हैं। तो हम बताए हैं जब भी कि कहीं भी आपको निश्चित राशि मिले तो उसे सबसे पहले लिखते हैं और उसका तुलना अनुपात के उसी पद से करते हैं। तो यहाँ 300 जो आया है वो पूरे के लिए आया है, पूरे सर्किल के लिए आया है, तो पूरे सर्किल है 100%, तो इसे हम तुलना करेंगे 100 से और निकालना है उसे हम गुना करेंगे। तब तबला बजाने वालों और बीना बजाने वालों के बीच अंतर कितना है? तबला और बीना के बीच अंतर देखिए, तबला है यहाँ 29% और बीना है यहाँ 30%, तो इन दोनों के बीच अंतर है 1% का। तो गुना करेंगे हम 1 से और हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल होगा। यहाँ पे तीन ऐसे लोग हैं जो बीना और तबला बजाने वालों के बीच की संख्या का अंतर है। आइए हम 11 को समझते हैं। 11 में वायलिन से संबंधित सेक्टर कोण निकालना है। देखिए इस प्रश्न में इस सर्किल को 100% माना गया है, लेकिन आप जानते हैं अगर कोण के रूप में इसे समझते हैं तो सर्किल में 360 डिग्री का कोण बनता है। तो आपको जब भी सेक्टर कोण निकालना हो यानी कि इस खंड का कोण निकालना हो तो 360 डिग्री का प्रयोग करते हैं। तो 360 डिग्री यहाँ पे पूरा होगा और इस सर्किल में जो परसेंटेज है उसका होल वैल्यू शो होगा। तो इस 360 का तुलना हम 100 से करते हैं और निकालना होता है उसे हम गुना करते हैं। तो वायलिन का सेक्टर कोण कितना होगा? तो वायलिन का परसेंटेज यहाँ 100 से है, तो अगर हम 100 से गुना करेंगे तो हमें एंगल में यानी त्रिज्य यानी कि इसका एंगल में वैल्यू हमें प्राप्त होगा। तो इस 16 से गुना करते हैं, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो जाएगा और 36 गुना 16 करेंगे, उससे पहले हम काट लेते हैं इसको, 8 दूना 16 हो जाएगा और ये 5 से कटेगा। 36 गुना 8 करेंगे, 8 छक 48 के 8 होगा, हासिल 4 हो जाएगा, 8 तिया 24 होगा, 24 और 4 28 और भागा में 5 हो जाएगा। अब इसे हम 8 दूना 16 के 6, 28 दूनी 56, 1 57 और यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। तो इसका सेक्टर कोण हो जाएगा 57.6 डिग्री। आइए प्रश्न संख्या 12 को समझते हैं। प्रश्न संख्या 12 मिक्स्ड प्रोपोर्शन से है, यानी इसे हम कह सकते हैं टाइम एंड वर्क से है। यदि 7 पेज प्रतिदिन पढ़े जाए तो एक पुस्तक 40 दिन में पढ़ी जा सकती है। यदि एक पुस्तक 8 दिन में पूरी पढ़नी हो तो प्रत्येक दिन में कितना पेज पढ़ना होगा? तो मिक्स्ड प्रोपोर्शन का नियम है कि सभी को एक साइड 2 भाग में बटा रहता है। पहले भाग जो होता है कार्य समाप्त होता है उसे बराबर को लेफ्ट साइड रखते हैं और जो आगे का होता है उसे बराबर के राइट साइड में रखते हैं। तो 7 पेज प्रतिदिन पढ़ा जाए तो पुस्तक 40 दिन में पढ़ी जा सकती है। 7 पेज रेगुलर पढ़ा जाए प्रतिदिन तो 40 दिन में खत्म हो जाएगा। और आगे यदि पुस्तक 8 दिन में पूरी पढ़नी हो तो प्रतिदिन कितना पेज पढ़ा जाए? तो प्रतिदिन मान लेते हैं कि P पेज पढ़ा जाए। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 8 से कैंसिल होगा 5 बार में और 7 से गुना होगा तो हो जाएगा 35, यानी कि प्रतिदिन उसे 35 पेज पढ़ना होगा, तब जाके 8 दिन में पूरा पुस्तक खत्म हो जाएगा। आइए हम प्रश्न संख्या 13 को समझते हैं। यह प्रश्न सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित है। लिखा है कितने समय में 8750 रुपया का साधारण ब्याज 8% की वार्षिक दर से मूलधन का 6/25वां हो जाएगा। तो आपको हम बताए थे सबसे पहले इसमें रेशियो लिखना, क्या कि जिसमें का अथवा से लग जाए उसका वैल्यू हर वाला होता है और इसी से रिलेटेड जो और बातें दी रहती है उसका वैल्यू अंश वाला होता है। तो का अथवा से लगा है मूलधन में, तो मूलधन हो जाएगा 25 और इससे संबंधित क्या है? ब्याज दिया हुआ है, तो ब्याज हो जाएगा कितना? 6 और रेट है 8%। तो हमें समय निकालना है
तो हम क्या करेंगे, अगर साधारण ब्याज में समय और दर निकालना रहे तो हम फार्मूले का प्रयोग करते हैं। फार्मूला है समय बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर। अगर हमें दर निकालना रहता तो यही फार्मूला में सिर्फ समय से भागा देते, लेकिन हमें समय निकालना है तो दर से भागा दे रहे हैं। वैल्यू पुट करते हैं। ब्याज है 6 गुना 100 बटा मूलधन है 25 गुना दर है 8%। तो 25 से इसे हम काटेंगे 4 बार में, 4 से कटेगा ये 2 बार में, 2 से कटेगा ये 3 बार में, तो 3 वर्ष हमारा उत्तर हुआ। आप चाहें तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे, समझिए। हम बताते हैं कि लैंग्वेज संबंधित प्रश्न में कहीं ना कहीं निश्चित राशि जरूर होता है। तो यहाँ निश्चित राशि है 8750। तो 8750 किसके लिए, मूलधन के लिए। तो हमारे अनुसार मूलधन या रेशियो में मूलधन है 25, तो इसका तुलना करेंगे हम 25 से, और निकालना रहे उसे हम गुना कर देंगे। तो ऐसे भी प्रश्न को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन आप ऐसे ही सॉल्व करें। ये हम प्रश्न संख्या 14 को समझते हैं। यदि यदि √x² प्लस y² बराबर 25 है तथा y बराबर 2x हो तो x का वैल्यू निकालना है। तो लिखेंगे √x² प्लस y² बराबर 25 है। रूट को इधर भेजेंगे, स्क्वायर हो जाएगा। x² प्लस y² बराबर हो जाएगा 25 का स्क्वायर। x² प्लस y² बराबर हो जाएगा 625। यहां से हम y का वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो हो जाएगा x² प्लस 2x का होल स्क्वायर बराबर 625 हो जाएगा। x² प्लस 4x² बराबर 625 हो जाएगा। 5x² बराबर 625 हो जाएगा। 5 से इसे काटेंगे तो हो जाएगा 225। तो x² बराबर हो जाएगा 225, और x को अगर हम इधर ले जाएंगे तो रूट में हो जाएगा, तो रूट 225 हो जाएगा। तो x का वैल्यू आएगा 15। तो प्रश्न संख्या 15 को समझते हैं। यह प्रश्न मिक्स्ड प्रोपोर्शन से संबंधित है। कैसे है इसे हम पहले समझते हैं। एक बस 1 घंटा में 12 जमा 2/5 की दूरी तय करता है। इधर एक स्टेप में है, यानी कि बराबर के ई साइड की बातें लिखा हुआ है। जब भी मिक्स्ड प्रोपोर्शंस का क्वेश्चन रहे तो 2 भाग में प्रश्न बटा रहता है। देखिए यहाँ तक के प्रश्न एक भाग में है। एक बस 1 घंटा में 12 जमा 2/5 की दूरी तय करता है, तो यह 2 घंटा 3/4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए यहाँ तक के प्रश्न जो है वो एक भाग में है। तो सबसे पहले बराबर के ई साइड हम लिखते हैं, यानी कि 1 गुना 12.2/5, तो 12×5 = 60, 2 62/5 हो जाएगा। अब दूसरे स्टेप की जो बात है वो इससे बराबर के ई साइड लिखते हैं। तो यह 2.3/4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो 2 चौका 8 और 3 11, 11/4 हो जाएगा। और कितनी दूरी तय करेगी, तो मानते हैं कि यह d दूरी तय करेगी। तो d का वैल्यू हमें निकालना है। तो 4 इधर गुना में जाएगा, 5 इधर गुना में जाएगा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो d का वैल्यू निकल कर आ जाएगा 4 गुना 62 हो जाएगा, 62 गुना 4 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 11×5 = 55d। तो d का वैल्यू हो जाएगा 62 गुना 4 अब बटा 55। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। संख्या 16 को समझते हैं। रेशियो का बहुत आसान सा प्रश्न है। यहाँ दिया है A/B बराबर 2:5 और B/C बराबर 3:4। तो A/C निकालना है। देखिए जब भी कभी आपको रेशियो निकालना रहे तो इस शुरुआत और अंत वाला निकालना रहे। जैसे देखिए यहाँ शुरू वाला है, यहाँ अंत वाला है, तो इन दोनों के बीच रेशियो निकालना रहे तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करके यहाँ लिखेंगे और इन दोनों को गुना करके यहाँ लिखेंगे। तो हम लिखते हैं 3 गुना 2 6 और 5 गुना
4 तो हो जाएगा 20। अब इसे हम शॉर्ट कर देते हैं थोड़ा सा, 3 दूना 6 हो जाएगा और 10 दूना 20 हो जाएगा, तो रेशियो निकल के आ जाएगा 3:10। आइए हम प्रश्न संख्या 17 को समझते हैं। इसमें पाई चार्ट से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है। एक विद्यालय है जिसमें 1200 विद्यार्थी है। कुछ विद्यार्थी कार से अपना घर जाते हैं, कुछ बस से जाते हैं, कुछ साइकिल से जाते हैं, कुछ पैदल जाते हैं। एक पाई चार्ट के द्वारा दर्शाया गया है। तो टोटल विद्यार्थी 1200 है। यहाँ पे टोटल कितना है 360 डिग्री, आप जानते हैं। तो 1200 का तुलना हम करेंगे 360 से। हम जानते हैं कि निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से करते हैं। तो 1200 का तुलना 360 से कर दी। जो निकालना है उसे गुना करना है। निकालना है कि कार द्वारा कितने विद्यार्थी स्कूल जाते हैं। तो कार का यहाँ पे कितना है रेशियो में या फिर पाई चार्ट में कितना है, तो 150 है। तो 150 से गुना करेंगे। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 से 3 बार में, और 3 से यहाँ कैंसिल हो जाएगा 5 बार में। यहाँ बचा 50 और यहाँ पे एक 0 है, तो हो जाएगा 500 ऐसे विद्यार्थी हैं जो कार द्वारा अपने स्कूल जाते हैं। प्रश्न संख्या 18 लिखा है, यदि 12 मीटर की लंबी छड़ को 25 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी। देखिए एक छड़ी है, छड़ी की लंबाई 12 मीटर है और इसे काटना है, इसे काट काट करके 25 भाग बना देना है। तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी। तो इसे हम सबसे पहले सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो 12 को सेंटीमीटर में बदलते हैं। सेंटीमीटर छोटा मात्रक है तो इसे बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे। अब ये सेंटीमीटर में बदल गया है और इसे 25 बराबर टुकड़ों में बांटना है। तो 25 से भागा दे देंगे इसमें, तो 25 से कटेगा ये 4 बार में, तो 12 चौक 48, यानी कि 48 सेंटीमीटर का टुकड़ा 25 भाग में टूट जाएगा। यानी कि 48 सेंटीमीटर का टुकड़ा बनेगा। तो हमारा उत्तर भी 48 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री से संबंधित। आइए हम पहले इसे विस्तार से समझते हैं, फिर इसे शॉर्ट समझेंगे। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/3 है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या होगा। आप सेक और टेन में एक स्क्वायर से संबंधित सूत्र जानते हैं। वो सूत्र है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसे हम समझेंगे कि ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है। तो आप सूत्र जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप भली भांति जानते हैं ये अलजेब्रा की बातें। तो यहाँ लिखेंगे हम इसे सेक थीटा माइनस टेन थीटा और इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 होगा। यहाँ पे दिया है वैल्यू सेक थीटा माइनस टेन थीटा का 1/3, इसे हम पुट करेंगे और इधर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 है। बराबर के इस साइड इसे भेजेंगे तो हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3, इधर 1/3 इधर गुना में भागा में जाएगा तो सीधे 3 हो जाएगा। अब हम इसे शॉर्ट में डायरेक्ट आंसर कैसे दें। तो ध्यान रहे कि अगर एक ही प्रकार के दो राशि के यंत्र दिया रहे और उसे योग निकालना रहे तो इसका व्युत्क्रम होता है। जो भी यहाँ दिया रहे, जैसे यहाँ अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता और माइनस में पूछता तो भी इसका व्युत्क्रम होता। अगर यहाँ माइनस है प्लस में पूछा जा रहा है तो भी यहाँ व्युत्क्रम होगा। तो 1/3 का व्युत्क्रम सीधे 3 हम लिखेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर देना हो तो डायरेक्ट यहाँ ऐसे लिखेंगे, ना कि ऐसे करना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एलसीएम एचसीएफ से है। आइए हम समझते हैं एलसीएम एचसीएफ का प्रश्न। यदि 5x और 8x का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 9 तथा 360 है, एचसीएफ 9 और एलसीएम 360 है, तो x का मान ज्ञात करना। आपको एक एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित एक फॉर्मूला पता होगा। फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे।
तो पहली संख्या है 5x और दूसरी संख्या है 8x। एलसीएम दे रखा है 360 और एचसीएफ है 9। तो 8 पचे 40, 100 स्क्वायर हो जाएगा। इधर 360 गुना 9 हो जाएगा। 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो जाएगा, 4 से कटेगा ये 9 बार में। 100 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 गुना 9, तो x हो जाएगा इधर रूट में हो जाएगा, तो 9 गुना 9 होगा, तो x बराबर हो जाएगा 9। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 9। प्रश्न संख्या 21 में लिखा है a प्लस बी बराबर -2 हो और a माइनस बी बराबर 12 हो तो b का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसे लिखते हैं a प्लस बी बराबर -2, a माइनस बी बराबर 12 है। तो b से b मान लिया जाए, इसे हम घटा देते हैं दोनों इक्वेशन को। इसे इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसे इक्वेशन सेकेंड मानते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाता है। जो चिन्ह यहाँ पे रहता है उसके विपरीत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है घटाने के क्रम में। तो यहाँ पे हो जाएगा a से a कैंसिल हो जाएगा, b प्लस b जुड़ जाएगा तो 2b हो जाएगा। 12 है माइनस में, 2 भी है माइनस में, हो जाएगा -14। 2 से ही कैंसिल हो जाएगा 7 बार में, तो b का वैल्यू आएगा -7। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। इसे आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं। शॉर्ट क्या है समझिए एक बार। जब भी दो संख्याओं का योग दिया रहे और उन्हीं दो संख्याओं का अंतर दिया रहे तो बड़ा वाला निकालना है तो इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दिया जाता है। अगर छोटा वाला निकालना है तो इन दोनों को घटाकर 2 से भाग दिया जाता है। आप जान रहे हैं कि यहाँ पे b छोटा है और ये बड़ा है, क्योंकि बड़ा में से छोटा घटा है तभी तो उत्तर पॉजिटिव आया है। तो हमें छोटा वाला निकालना है, इसलिए दोनों को घटाकर भागा देंगे, 2 से घटाते हैं। -2 और घटाने का चिन्ह देते हैं यहाँ, और -12 भागा देते हैं 2 से, तो यहाँ हो जाएगा -14 और भागा 2, इसलिए उत्तर आएगा -7। तो आप इस प्रकार भी सॉल्व कर सकते हैं प्रश्नों को। क्वेश्चन है हमारा डिस्काउंट से संबंधित प्रश्न संख्या 22। आइए इसे हम समझते हैं। एक घड़ी की एमआरपी, जिसे हम कहते हैं मार्केट रेट प्राइस, 4750 रुपया है तथा उसकी बिक्री पर 12% की छूट दी जाती है। यदि दुकानदार ने उस घड़ी को 3850 रुपया में खरीदा हो तो उसका लाभ कितना होगा, लाभ निकालना है। देखिए यहाँ पे हमें मार्केट प्राइस दे रखा है कितना, 4750 रुपया, और उसे 12% डिस्काउंट देते हैं और वह व्यक्ति घड़ी खरीदता है कितना में, क्रय मूल्य कितना है उसका 3850 रुपया। पहले क्या करेंगे आप जानिए कि डिस्काउंट से संबंधित जो भी बातें होंगी वो अंकित मूल्य पर होगा। अंकित मूल्य यानी कि उसे हम कहेंगे मार्केट प्राइस पर होगा। स्टिकर जितना रहेगा उसका उस पे हम छूट देते हैं। तो 4750 रुपया है मार्केट प्राइस, उस पे हम 12% छूट देते हैं। अगर हम 12% छूट देते हैं तो हमें मिलेगा कितना, यानी कि उसे हम बेचेंगे कितना में, 88% में। तो सबसे पहले इसे हम सॉल्व करते हैं। तो परसेंट हटाएंगे तो बट्टा में आ जाएगा 100। इस शून्य से इस शून्य कैंसिल हो जाएगा। इसे काटते हैं हम 5 बार में, इसे काटेंगे 4, 44 हो जाएगा। यहाँ पे 5 से ही कटेगा कितना बार में, 9 पच्चे 45 हो जाएगा और 5 पच्चे 25 हो जाएगा, 95। 95 गुना 44 करते हैं, 5 चौक 20 हो जाएगा। 4 से 9 चौक 36, 36 से 2 38। एक बार फिर इसे दोहरा लेते हैं, 0 8 8 3 11 3 1 4। 4180 रुपया आता है क्या, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है 4180 रुपया, और सीपी है कितना 3850 रुपया। देखिए हमें चाहिए क्या, लाभ कितना हुआ, तो लाभ निकालना है। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे, देखते हैं कितना लाभ आता है। घटाकर 0 में से 0 गया 0 आएगा, 8 में से 5 गया 3 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 11, 11 में से 8 गया 3 हो जाएगा, ये भी 3, ये भी 3, 0 हो जाएगा। यानी कि 330 रुपया क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 330। हम प्रश्न संख्या 23 को समझते हैं। 23 जो है एवरेज से संबंधित प्रश्न है।
देखिए इस शिफ्ट में आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 का जो एग्जाम हुआ 28/3/2016 का, उसका हम सेकेंड शिफ्ट का सॉल्यूशन करा रहे थे। सेकेंड शिफ्ट में 23 ही प्रश्न पूछा गया था मैथ से संबंधित। अगर आप मैथ से संबंधित एनटीपीसी के जो भी एग्जाम हुए हैं उसका आप सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए, उसके बाद आप सीरीज में वीडियो देखिए। पूरा सॉल्यूशन एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैनल पे मिलेगा आपको, तो प्ले लिस्ट में जाकर आप चैनल को देख सकते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 23 को बता देते हैं। प्रश्न संख्या 23 लास्ट है बट नॉट लीस्ट। 4 विभिन्न प्रेक्षणों का माध्य 17.5 है, यानी कि 4 व्यक्ति मिलाकर उसका औसत 17.5 है। अगर हम 17.5 को 4 से गुना कर लें तो योग में बदल जाएगा। और एक नया प्रेक्षण है जिसका मान 20 है, और इसमें अगर 20 को भी जोड़ दें, ये योग में बदल गया, ये भी योग में है, तो इसे इसमें जोड़ दिया जाता है, तब इसका माध्य क्या होगा? तो जो नया वाला आएगा माध्य, उसका मान कितना होगा? तो अब प्रेक्षण कितना हो गया है? 4 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, तो कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या होता है माध्य बराबर। तो हम इसे सॉल्व करेंगे और नया प्रेक्षण निकाल के दिखाएंगे आपको। तो इसे गुना करते हैं तो 5 चौक 20 हो जाएगा, और 17 चक्का 68 और 2 70 हो जाएगा, 0.0, यानी कि 70। 70 प्लस 20 हो जाएगा, भागा में 5 है, 70 और 20 90 हो जाएगा, 90/5 हो जाएगा। 5 से कटेगा कितना बार में? 18 बार में। तो नया प्रेक्षण जो है सभी मिलाकर उसका माध्य 18 होगा। थैंक यू।